अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ की वापसी में 10 दिन बाकी रह गए। नून लीग ने 7 जलसों की सीरीज 2 जलसों के बाद ही मनसूख करने का ऐलान कर दिया। कहा यह जा रहा है कि अब सारी तवज्जो मियां नवाज शरीफ की वापसी और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल पर होगी। लीगी ज़रा के मुताबिक वापसी की तमाम तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल होने जा रही हैं, जबकि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक कराए जाने की तस्दीक हो गई। जिस खसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे उसे उम्मीदे पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा और इस स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश है। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए कल लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे, जहां तकरीबन एक हफ्ता क़याम के दौरान वो सऊदी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे, जबकि साबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। ज़रा के मुताबिक नवाज शरीफ की दुबई में भी कई मुलाकातें तय हैं। वो दुबई में 3 दिन क़याम के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। ज़रा का यह भी कहना है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से लीगी कारकुनान और सहाफ़ियों के साथ रवाना होंगे। खुसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी, जहां साबिक वज़ीर आज़म मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। जबकि सवाल यह भी है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी पर उनके केसेस का क्या बनेगा। लीगल टीम उनको कैसे जेल जाने से बचाएगी? तो इन सवालों का जवाब मुख्तलिफ लीगी रहनुमा पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब मियां नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार ने यह गुत्थी मजीद सुलझा दी है। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ बुध को सऊदीया जाएंगे और वहां से किसी मुल्क जाएंगे और फिर पाकिस्तान आएंगे। उनकी वापसी से कबल हिफाजती जमानत लेंगे। उनकी गिरफ्तारी का कोई चांस। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन है कि इंतखाबात की हतमी तारीख देने का नाम नहीं ले रहा, जबकि सियासी जमातें इंतखाबात में ताखिर का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी जमातें राह फरार इख्तियार कर रही हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ऐसे हालात बन रहे हैं कि किसी भी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हो रहा है। शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात जनवरी के आखिर में होने हैं। जनवरी में सर्दी उरूज पर होती है, आधे से ज्यादा मुल्क बर्फ से ढका होता है। अगर ये बात करो तो लोग कहते हैं कि मैं इंतखाबात कराना चाहता हूँ, मैं मुलतवी नहीं कराना चाहता। आप कल जायज इलेक्शन करा दें, हम तैयार। ऐसे हालात बन रहे हैं कि जैसे कोई उम्मीदवार शायद इंतखाबी कैंपेन भी न चला सके, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। शेड्यूल के तहत इलेक्शन पड़ रहे हैं जनवरी के आखिर में। जनवरी का आखिर जो है वो बिल्कुल सर्दियों का पिक होता है। मुल्क का इतना बड़ा हिस्सा जो बर्फपोश है उसमें तो लोग ही नहीं होंगे। अब ये बात करना, कोई कहते हैं साहब ये तो इलेक्शन, बाबा इलेक्शन मैं नहीं मुलतवी कर रहा। अब जायज इंतखाबात कल भी आप करें तो हम कल भी तैयार हैं। ये नहीं कि हम तैयार नहीं हैं, अल्लाह के फजल करम से हम कल भी तैयार हैं। अब सवाल यह है कि क्या इंतखाबात वाकई जनवरी में हो रहे हैं या अभी उनमें ताखीर बाकी है। अगर ताखीर बाकी है तो किसकी ख्वाहिश पर इंतखाबात में ताखीर की जा रही है। अगर इंतखाबात जल्द नहीं होने तो मियां नवाज शरीफ इतनी जल्दी वापस कैसे आएंगे? क्या मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में भी कोई तब्दीली मुमकिन है? जबकि गुज़श्ता रोज निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अब्बासी का कहना था कि 9 मई का वाकया चेयरमैन पीटीआई की ज़हन साजी का नतीजा था। पीटीआई का बयानिया यही था कि मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। उन्होंने बताया कि 7 मई को एक मीटिंग हुई जो बुशरा बीबी की एडवाइस पर रखी गई। मीटिंग सब अपने अपने मशवरे दिया करते थे। 7 मई की मीटिंग में अहदाफ तय कर लिए गए थे और मीटिंग में तय हुआ अगर चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी होती है तो रद्द-ए-अमल देना है। उनका कहना था कि 9 मई को चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद ज़ैली क़यादत ने कहा कि लियाकत बाग इकट्ठे हो जाएं। मुजाहिरीन पहले मेट्रो बस स्टेशन पर हमला करने गए। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी। सदाकत अब्बासी का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई चाह रहे थे कि बहुत बड़ा रिएक्शन आए जिससे इदारा प्रेशर में आ जाए। चेयरमैन पीटीआई का बयानिया मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत का था। वो नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। पहले उस्मान डार और अब सदाकत अब्बासी का बयान सामने आ गया। क्या इन बयानात के बाद ये कहना दुरुस्त होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है? और क्या अब उन्हें लंबे अरसे के लिए जेल में रहना पड़ेगा? इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल हसन रजा पाशा साहब ने भी, उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे।
और हमारे साथ मौजूद होंगे आज की इस डिस्कशन में मारूफ तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। अहमद अवैस साहब, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। लास्ट वीक मुझे याद है आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा था नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, लेकिन सर अब तो वापस आ रहे हैं, तैयारा बुक करा लिया है, कल वो सऊदी अरब जा रहे हैं, फिर उसके बाद दुबई जाएंगे, पाकिस्तान वापस आएंगे, जलसा करेंगे और उसके बाद कैंपेन लॉन्च कर देंगे। अब भी आपको कोई शक है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे? आपने कभी वो ब्लफ की गेम नहीं खेली ना सुनी ना देखी शायद। तो ब्लफ की गेम जो है वो बड़ी सडन तब्दीली उसमें जब है ना कि ऐसा इम्प्रेशन दिया जाता है कि इट इज़ गोइंग टू हैपन और ये बिल्कुल हो गया सब कुछ, लेकिन एकदम से 11th आवर एक ऐसी तब्दीली आएगी कि आप कहेंगे कि वो जी, और वो उसकी जस्टिफिकेशन बनाई जाएगी, मे बी हेल्थ लेवल, मे बी एनीथिंग एल्स, मे बी उससे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो को डेट अनाउंस नहीं करता और डिले का पता लग जाता है कि डिले हो रहा है फॉर एनी रीज़न, या उनकी कंफर्मेशन हो जाती है कि जी उनको प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिल रही, तो वो प्रोग्राम में ये बाकी तो ये सारी ऐसी बातें ही हैं ना कि जी जहाज़ बुक करा लिया, टिकट बुक करा लिया, जी सऊदी अरेबिया आके बैठ गए। सऊदी अरेबिया में तो वो आना जाना उनका रहा है। वो तो आपने वो सारा वो सुप्रीम कोर्ट का केस उनका देखा होगा, उनके सऊदी अरेबिया के और कतर के साथ जो कुछ वो मिल के क्या क्या कुछ करते रहे हैं, वो तो किससे छुपी हुई बात है। लेकिन फिर नून लीग वालों को इतना यकीन कैसे है? इसहाक डार साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई चांस ही नहीं है। आप सुनिए, एक बात सुनिए, इसहाक डार साहब वो शख्सियत हैं कि उन्होंने कहा कि जी मैं आऊँगा और डॉलर जो है ना वो सहम जाएगा मेरे आने से, करेंसी जो है वो जो गैलपिंग कर रही है, बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, वो रुक जाएगी और मैं उसको नीचे उसी लेवल पे ले आऊँगा जो जिस लेवल पे हम छोड़ के गए थे। तो क्या हुआ कि उनके आने के बाद तो वो अगर वो जो ब्रिस्क एक होता है ना, ब्रिस्क वॉकिंग होती है और एक गैलपिंग होती है, वो तो गैलपिंग शुरू हो गई उसकी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई और वो चले गए हैं। तो वो फिर वो इट इज श्रिंकिंग टू द साइज, अब आ गए हैं फिर कुछ एक नया यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बड़ा नुकसान करके ही जाएंगे, इसके अलावा तो वो कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे। वो तो वहाँ बैठे हुए ये भी कह रहे हैं कि डॉलर की जो डिवैल्यू हुआ है डॉलर, वो उस वजह से हुआ है कि जो इत्तेहादी हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई थी उसकी वजह से डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आई। अच्छा, तो इत्तेहादी हुकूमत जो थी किसकी थी? इनकी थी ना, किसी और की तो नहीं थी। इत्तेहादी हुकूमत जो थी PDM की हुकूमत तो इन्हीं की थी, उसके फाइनेंस मिनिस्टर तो यही थे, आके स्पेशली लगे थे और ये कह के आए थे कि जी मेरे उसका सांस सूख जाएगा डॉलर का जब मेरे आने का पता लगेगा। तो ना कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये देखें, ये वो लोग हैं जिनकी इंटेग्रिटी कोई नहीं है। आपने देखा कि इन्होंने 164 की कन्फेशनल स्टेटमेंट दी, फिर रिजाइल कर गए उसके बाद। तो आपको पता है कि 164 की स्टेटमेंट ऑन ओथ होती है। तो जिन लोगों के सामने ये जो लोग एक ऐसा जहन जो कैपिटलिस्ट माइंड होता है जिसका कोई दीन मजहब नहीं होता, ठीक, वो उनका दीन मजहब सिर्फ पैसा होता है। ये उनमें से नवाज शरीफ की फैमिली में इसीलिए ये इंडक्ट हो गए कि ये ही इज फ्रॉम दैट कैटेगरी। हसन रजा पाशा साहब, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वाकई वापस आ रहे हैं, और जब वो वापस आएंगे तो उनसे कैसा सलूक होगा? क्योंकि नून लीग तो ये तय किए बैठी हुई है और उनकी उम्मीद भी है, शायद किसी हद तक यकीन भी हो कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो हिफाजती जमानत उनको मिल चुकी होगी, जलसे की इजाजत भी उन्हें मिल जाएगी और वो एक नया बयानिया जो है वो आम के सामने रखेंगे और इलेक्शन कैंपेन का भरपूर आगाज भी कर देंगे। क्या लगता है आपको? देखें, हिफाजती जमानत के लिए उनका स्टेटस वो देखना पड़ेगा। अगर तो वो अंडर ट्रायल मुल्ज़म हैं तो फिर तो हिफाजती जमानत मिल सकती है, प्रोटेक्टिव बेल जिसको हम कहते हैं या ट्रांजिटरी बेल कहते हैं। लेकिन इनकी जो स्टेटस है वो ये है कि 2 अपीलें इनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिनमें एक में इनकी जो सज़ा है वो सस्पेंड हो चुकी है और दूसरी में अभी सस्पेंड नहीं हुई। तो इनको
थोड़ा सा इनके केस में जो आम बाकी मुलजमों से डिस्टिंक्शन है वो ये है कि इनको अदालत ने भी इजाजत दी बाहर जाने की, और फिर अदालत के कहने पे मामला पंजाब गवर्नमेंट के सुपुर्द किया गया, और पंजाब गवर्नमेंट ने इनके भाई से, मियां शहबाज शरीफ साहब से बॉन्ड लेके तो उनको जाने की इजाजत दी। और इंटरेस्टिंगली पंजाब गवर्नमेंट के ही मेडिकल बोर्ड था जिन्होंने इनकी बीमारी को कहा कि जी ये बीमार है, जिसका उनकी जो पीटीआई की जो हेल्थ मिनिस्टर है सूबाई यास्मीन राशिद साहबा, उन्होंने बारहा टीवी पे भी आके, मीडिया पे भी आके कहा कि उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनको जाना पड़ेगा। लिहाजा कोर्ट ने ये कहा था कि हमारे ऊपर क्यों छोड़ते हैं, आप अपने ऊपर लें। तो इस तरह है, लेकिन चूंकि सस्पेंड नहीं हुई तो मेरे समझ के मुताबिक इनको सरेंडर करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ के रूबरू, और सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म हुआ। इनको अपनी सस्पेंशन फिर मूव करनी पड़ेगी, सेक्शन 426 सीआरपीसी की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, और अदालत अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये सस्पेंशन का केस बनता है तो उनकी सजा सस्पेंड कर देंगे, अदरवाइज वो अंदर रहेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी और मुल्ज़म को जो कि पाकिस्तान में किसी और किसी भी जेल में हो और उसको अव्वल तो बाहर भेजा। ठीक ठीक है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, और सियासत का मंजरनामा नवाज शरीफ साहब के आने से आपको तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है? और क्या नवाज शरीफ साहब जब वापस आ जाएंगे इस मुल्क में तो क्या इस बात की फिर गारंटी हम समझें कि इलेक्शन होंगे और अपने वक्त पर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मरियम साहिबा ने एक बात तो सही कही कि नवाज शरीफ जो आ रहे हैं, असल में नवाज शरीफ नहीं आ रहे बल्कि जो है वो खुशहाली आ रही, लेकिन वो उन्होंने बात अधूरी कर दी। उनका मतलब ये था कि खुशहाली आ रही है लेकिन शरीफ खानदान के लिए आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस जुमले को मुकम्मल करना बड़ा ज़रूरी है। वो पाकिस्तान का तभी कदम धरेंगे जब उनको 100% गारंटी होगी। देखें, असल बात यह है कि वो अपने भाई के दौर में नहीं आए। उसकी वजूहात क्या थी? मैं अभी सिर्फ एक चीफ जस्टिस ही बदले हैं ना, बाकी तो तमाम के तमाम जो किरदार हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो फिर एक चीफ जस्टिस के बदलने से और एक वजीर आजम के बदलने से, पहले तो वजीर आजम उनका भाई था तो वो तब क्यों नहीं आए? इसलिए ये बात मैं अहमद अवैस साहब की बात से इत्तफाक राय रखता हूँ कि ये गेम ऑफ डिसेप्शन है। इसके अंदर बहुत सारे अभी मराहिल हैं, और सबसे बड़ी दलील ये है कि अभी जिस तरीके से ये जो तमाम सिलसिला शुरू है, जिसके अंदर एक पाकिस्तान के हवाले से बड़े मजबूत जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। SIFC है, उसके अंदर स्मगलिंग को गिरफ्त की जा रही है। इसी तरीके से जो डॉलर माफिया है, जो दीगर माफियाज हैं, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। ये तमाम जो प्रोसेस है ये रुक जाएगा, और जो नवाज शरीफ साहब के आने से अचानक जो पॉलिटिकल गहमा गहमी है वो बढ़ जाएगी। और जब पॉलिटिकल गहमा गहमी बढ़ती है तो उसमें आप किसी पार्टी के ऊपर कदगन नहीं लगाया करते, एक पार्टी के ऊपर आप जो है वो क्रॉस कर दें और बाकी को जो है आप अलाउ कर दें, तो ये नहीं होगा। अब्दुल्ला साहब, आपने जैसा कि कहा है कि जब तक नवाज शरीफ साहब को 100% गारंटी नहीं मिल जाती वो नहीं आएंगे, तो किस चीज की गारंटी वो मांग रहे हैं, या उनको मिलने जा रही है, या वो मिलेगी तो फिर ही वो आएंगे? देखिए, गारंटी तो फिर यही है ना कि उनको इलेक्शन के अंदर मौका दिया जाएगा, उनको जो है मुकदमात का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको जो है वो कुछ फेवरेटिज्म होगा उनके लिए। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये तमाम जो बातें जो फिलहाल हो रही हैं, आप इसको देख लें कि ये काम जो अभी शुरू हुआ है, अगर ये नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है फिर तो ये सब रुक जाएगा, बल्कि रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि जो लोग नवाज शरीफ साहब के साथ या पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, वही तो करप्शन और इन तमाम माफियाज के सरगना है। तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि आपका ये प्रोसेस जो है जब रिवर्स होगा तो उसके बाद इलेक्शन की गहमा गहमी के अंदर लोगों का जो एक दफा लोगों को गैग किया गया था, लोगों को जो है रोका गया 9 मई के बाद, जिस तरह से एक रिजेंटमेंट आई इदारों की जानिब से, नतीजा ये निकला कि लोग थोड़े से अपने कंट्रोल में आए। लेकिन इलेक्शन जैसे ही शुरू होगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगा,
तो लोग अपने आपे से बाहर हो जाएंगे। ये चीजों को तो फिर अब्दुल्ला साहब, बहुत गौर से अब्दुल्ला साहब ये बताइए, तो फिर क्या हम ये समझें इलेक्शंस नहीं हो रहे, या वक्त पे नहीं हो रहे, या ताखीर का शिकार है? बहुत सारे देखें, बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। आप इस कॉन्फ्लिक्ट को, जो अभी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है हमास और जो ईरान में, आप इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। इंटरनेशनल कुव्वतें पाकिस्तान के पलड़े में वजन तब डालेंगी जब उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। और आपने अभी वजीर आजम निगरान का बयान सुन लिया, जिसमें 2 स्टेट सोल्यूशन की बात उन्होंने कही और 1965 से पहले की बात कही। ठीक। तो हम तो पाकिस्तान इसराइल तस्लीम ही नहीं करता। यानी कि यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स। इसके मतलब यह है कि अगर आपने पाकिस्तान में कंटिन्यूटी रखनी है तो उसके लिए आपको इलेक्शन इस चौकाट में बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर ये नहीं नजर आ रहा तो नवाज शरीफ साहब की वापसी भी जो है फिर उसके अंदर तातुल भी हो सकता है और उस पर सवालिया निशान भी आ सकता है। ये है मेरा बुनियादी इसका ठीक है। मकसद। अहमद अवैस साहब, इलेक्शंस की बात हो रही है और इलेक्शंस पर अभी भी बहुत से सवालिया निशान लगे हुए हैं, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं दी। यही कहा जा रहा है कि जनवरी के एंड में 26 या 28 जनवरी हो सकती है। क्या इलेक्शन में ताखीर पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इस वक्त? बिल्कुल नहीं कर सकते। हालात इतने ख़राब हैं कि जब तक कोई इलेक्शन के बाद कोई 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी और उसकी ओनरशिप होगी, फिर ये मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ बढ़ने शुरू होंगे अगर वो सिंसियरली काम करे। इंटरनेशनली भी जो एग्रीमेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको तब कोई अहमियत देगा। इवन जो वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो हैं वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ जो है आगे निगोशिएशंस करेंगे। अभी तो टेंटेटिवली उन्होंने इतनी बात की और एक किस्त दी थी उन्होंने, लेकिन ये सारी बातें जो है ना ये उस वक्त होंगी जबकि इलेक्टेड मामलात सामने आ जाएंगे। और जब तक नहीं आते हैं, ये जो इकोनॉमिक बदहाली हमारे यहाँ नज़र आ रही है, जो भूख नंग, आपको जो महंगाई नज़र आ रही है, आपको पता है कि पॉवर्टी लाइन जो है जब इमरान खान गया था तो 42.3% थी उस वक्त, और अभी इट हैज़ क्रॉस 55%। इस बदहाली के आलम में आप देखिए ना, इलेक्टेड बंदे तो है ही कोई नहीं, सारे नॉमिनेटेड हैं। नॉमिनेटेड आदमी जो है उसको, उसके पास तो कोई इख्तियारात नहीं है, ठीक, ना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं वो। कता कलामी की माजरत अहमद अवैस साहब, इस पे मजीद भी मैं आपसे बात करूंगा। इस वक्त हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शरली साहब ने ज्वाइन कर लिया है। आबिद शरली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या अब ये बात तय हो गई है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और उम्मीदें पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, और किस उम्मीद किस यकीन के साथ आ रहे हैं, कोई शकूक व शुबहात? और ये भी बता दें, क्या ये भी आपको यकीन है कि वापस आने पर वो गिरफ्तार नहीं होंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। इससे कोई अभाम नहीं है। जितनी भी अभाम थे, जितनी भी लोग ने कहा था कि जी अभी कुछ बात है, तो अब 21 तारीख कल मियाँ इंशाल्लाह ताला लंदन से रवाना होंगे उम्रा अदा करने के लिए। तो उसके बाद 21 को वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जो 2017 में उनके दौर में जो पाकिस्तान की ग्रोथ थी, जो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, गरीब तमाम तबका खुशहाल था, तो उस जगह पे इंशाअल्लाह ताला वो वापस पाकिस्तान को लेकर जाएंगे। तो तमाम वो लोगों की जो लोग सोच रहे थे, चैमगुइयाँ कर रहे थे कि जी शायद मियाँ साहब नहीं आते, तो ये अब चैमगुइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो पहले भी मियाँ नवाज शरीफ ने डिलीवर किया, बिजली के 18 घंटे की लोड शेडिंग को उन्होंने ख़त्म किया, दहशतगर्दी को उन्होंने ख़त्म किया। उन्हीं के दौर में IMF को खैरबाद करने की बात हुई, नो मोर की बात हुई। तो पाकिस्तान मोटरवेज उनके दौर में बनते हैं, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर नवाज शरीफ के दौर में बनता है, पाकिस्तान में जो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क है उनके दौर में फैलता है, जो कनेक्टिविटी है सिंध से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर खुंजरात तक, तो ये उन्हीं के दौर में बनती है। लॉरी टनल उनके दौर में बनता है, डैम में बनते हैं। तो ये देखें तो फिर उम्मीद तो पाकिस्तान ही की उम्मीद है, और नवाज शरीफ साहब जब भी इक़्तिदार में आए तो उन्होंने डिलीवर किया, और इंशाअल्लाह ताला
जो इस वक्त भी हालात है, तो मुआशी आबिद हालात शेरली है। साहब, इस वक्त ये है कि इलेक्शन तो अभी तक अनाउंस नहीं हुए, डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो आप लोगों पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नून लीग शायद इलेक्शंस वक्त पर नहीं चाहती। आपकी क्या पॉलिसी है? क्या वाकई आप इलेक्शंस वक्त पर चाहते हैं? क्यों नहीं जी, हम क्यों नहीं चाहते वक्त पे इलेक्शन? हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन वक्त पे चाहते हैं। देखें, अब ये पीपल्स पार्टी और तमाम इत्तेहादी जमातें हमारी वो असेंबली का हिस्सा थी, उन्होंने ये बिल पास किया। जब वो असेंबली में थे, उन्होंने डिलिमिटेशन का बिल पास किया, उन्होंने तमाम चीज़ों को पास किया। अब ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि जी के ये इलेक्शन से मुस्लिम नून राय फरार है। मुस्लिम नून ने कभी भी राय फरार इख्तियार नहीं की इंतखाबात से। हम चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर हों, तो ये जो डिलिमिटेशन का वक्त है और वो उसको 18 दिन वो क्या कहते हैं वो जब वो सेंसस मुकम्मल होता है तो उसके बाद जो मामला है 4 महीने चाहिए डिलिमिटेशन पे, जी, तो वो मुकम्मल होंगे तो वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और इलेक्शन मैं आपको इंशाल्लाह कहता हूँ कि ये जनवरी फरवरी में इंशाल्लाह 2023 में 24 में इंशाल्लाह इंतखाबात हो जाएंगे। तो आबिद शेरली साहब, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के बड़े कारनामे आपने गिनवाए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जिक्र आप लोग नहीं कर रहे, तो वो जो 16 महीने की PDM की कारकर्दगी है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की, तो उसका बोझ उठाने के लिए आप लोग तैयार नहीं है? महंगाई अपनी अरूज पे पहुंची हुई है। देखें जी, वो शहबाज शरीफ साहब ने तो IMF के साथ डील नहीं की थी, तो ये तो इमरान खान को पूछे जो 3.5 साल का वो प्रोजेक्ट लेकर आए थे, उसको लॉन्च किया गया था। उसकी लॉन्चिंग पे जो पाकिस्तान को नुकसान हुए थे कि क्या वो PMLN ने की थे वो चीजें? क्या वो PMLN ने वो जो महंगाई की सतह को ऊपर किया था? आप 2017 को कंपेयर करें जब नवाज शरीफ थे, तो ये तो हमने सेक्रीफाइस किया पाकिस्तान में के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी जो पॉपुलैरिटी उसको सेक्रीफाइस किया कि पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए, पाकिस्तान सोमालिया ना बन जाए, पाकिस्तान इराक ना बन जाए, पाकिस्तान खुदा ना खासा कोई ऐसी रियासत ना बन जाए जहाँ पे खाना जंगी शुरू हो जाए। तो लेकिन आबिद शेरली साहब, ये तमाम बातें आप आवाम को कैसे समझाएंगे? क्या ये समझाने से महंगाई कम हो जाएगी, बिजली का बिल कम आएगा? हमने पाकिस्तान की अवाम के पास जाना है, तो ये फैसला पाकिस्तान की अवाम पर छोड़ने। वो मीनारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला जो अवाम इकट्ठी होगी उसके बाद हम अपने कौमी मंशूर का ऐलान करेंगे, और उसका ऐलान इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब भी करेंगे। और हम इंशाल्लाह ताला मायूसी नहीं रखते हैं, हम अल्लाह के फजलो करम से उम्मीद रखते हैं, उम्मीदें सेहत रखते हैं, और इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ ही की सरबराही में हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, आखिर में ये मुझे बता दीजिए, चेयरमैन PTI पर काफ़ी केसेस हैं और PTI के बड़े रहनुमा जो हैं वो इस वक्त अदालतों में भी पेश हो रहे हैं, जेलों में भी बंद हैं। आपको PTI का मुस्तकबिल, चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? सज़ा होगी उन्हें फिर? भाईजान, मैंने तो PTI को नहीं कहा था कि आप फौजी इमलाक पर आग लगाएं। मैंने तो नहीं कहा था कि आप कोर कमांडर के घर को जलाएं। मैंने तो नहीं कहा था कि आप पाकिस्तान एयर फोर्स का त्यारा जलाएं। मैंने तो नहीं कहा था कि आप मसल्ला अफवाज पर जत्थों की तरह डंडे बिठा दें। मैंने तो ये चीजें PMLN ने तो नहीं की। तो वो 9 मई से पहले का आप देख लें, किसी किस्म की ज्यादती PTI के साथ नहीं हुई। तो ये जत्थों की सूरज में जो दहशत गर्दी का इन्होंने इक़दाम किए, तो उसका खमियाजा भुगते। कभी साइफर लगा के दुनिया के अंदर पाकिस्तान का तमस्कर उड़ाते हैं, कभी ये मुल्क की अफवाज के ऊपर हमला करते हैं। इंडिया की जरूरत नहीं हुई पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के घरों पर घुसे, तो ये पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनकर उनकी बेहुरमती करते हैं। तो पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम का इन्होंने मजाक उड़ाया है, तो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये तो इन्होंने जुर्म किया है। जुर्म के लिए तो सियासतदान सियासी पनाह नहीं दे सकती, इसको पॉलिटिकल असाइलम तो नहीं दे सकते कि आप सियासतदान है, आप जो मर्जी इक़दाम कर लें तो आपको खुली छूट है। ये नहीं होगा। वो अपने किए की सजा भुगतने हैं। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। बिल्कुल। जिन लोगों ने अच्छा, आबिद शेरली साहब ब्रेक पे जाना है मुझे, लेकिन उससे पहले आखिरी सवाल ये है कि लास्ट टाइम भी मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जब वतन वापस आए थे तो शहबाज शरीफ साहब उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद ही नहीं थे। तो आज भी यही उम्मीद लेकर आ रहे हैं इधर शहबाज शरीफ साहब, बाकी लोग इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं, कहीं वो एपिसोड रिपीट तो नहीं हो जाएगी?
देखिए जी, हम मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले भी अदालतों का एहतराम किया, उनके खिलाफ गलत तरीके से अदालतों में फैसले दिए गए, मॉनिटरिंग जज बनाकर फैसले दिए गए। अरशद मलिक साहब का, मरहूम का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है, जस्टिस सदीकी साहब का रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जब नहीं नहीं, उन्होंने मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मैं इस्तकबाल आपको बता रहा हूँ, और सुन ले, यही बता रहा हूँ आपको। तो हमारी पार्टी ने पहले भी मुश्किलात को फेस किया है। इंशाअल्लाह ताला सदर हमारे मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हम अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का तरीकी और फकीदुल मिसाल इंशाअल्लाह इस्तकबाल करेंगे मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद शरीफ साहब, आपने वक्त दिया, इस मुतल्लिक बात की। आप कह रहे हैं फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा और आप ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी मुश्किलात का सामना किया। एक और अहम मामला है, सरबराह सियासी कमेटी पीटीआई असद कैसर का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि पीटीआई की मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म होने का वक्त आ गया है। ये सब होगा कैसे, इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अहमद अवैस साहब, आपने भी सुन ली गुफ्तगू आबिद शरीफ साहब की। मैं उसमें सिर्फ इतनी सी एडिशन करूँगा कि वो कंडीशन जो उन्होंने रखी थी अपने आने के लिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो नहीं आएंगे, वो कंडीशन जो हैं वो ऐसी हैं कि वो गालिबन ये हुकूमत या इनके साथ जो भी अटैच्ड हैं, कोई भी ताकत इस वक्त पाकिस्तान में उनकी वो कंडीशन पूरी नहीं कर सकती। कंडीशन क्या है? नंबर एक कि इलेक्शन में पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट में 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल जाए, और दूसरी ये कि मरियम नवाज को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। नून लीग तो दावा कर रही है कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे हैं नहीं, वो तो अभी तो वो अपनी डिस्क्वालिफिकेशन से निकलेंगे तो आएंगे ना। अभी तो 10 साल की सज़ा भी तो है ना उनको। वो तो सस्पेंड नहीं हुई, अभी तो वो पेंडिंग है ना। वो तो अपील अभी इन्होंने जाके उसको लड़ना है केस को। अभी तो आएंगे तो वो 426 के तहत वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए एक दफ़ा तो जा चुके हुए हैं, लेकिन अभी कोशिश करेंगे कि दोबारा उसके लिए ये सस्पेंशन के लिए जाएं तो फिर ये बाहर निकलें। लेकिन कन्विक्शन जो है ना वो तो मौजूद है। ठीक, तो जब तक कन्विक्शन है तो ये पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत सारे अभी इफ्स एंड बट्स हैं। तो कहते हैं कि देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। राइट, अभी उनका आने का ठीक है। हालात हसन जो रज़ा हैं। पाशा साहब, अब असद कैसर साहब ने कहा है कि लगता यही है कि बहुत जल्द पीटीआई की मुश्किलात खत्म होने वाली हैं। इतने ज़्यादा केसेस, इतनी ज़्यादा गिरफ्तारियां, अब तो साइफर केस में भी 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। आपको लगता है कि इतना ही आसान है, इतनी आसानी से मुश्किलात खत्म होने वाली आने वाले दिनों में? देखिए, पाकिस्तान ऐसी सरजमीन है जहाँ पे मौजज़ात रूनुमा होते रहते हैं, और ऐसी प्रिडिक्शंस हमने देखी हैं फुलफिल होते हुए, मुकम्मल होते हुए, उनकी तकमील होते हुए, कि जो तसव्वुर भी की जा सकती। तो इस मुल्क में हर काम हो सकता है। अगर असद कैसर साहब ने, एक जिम्मेदार शख्सियत है, अगर उन्होंने ये बात की है तो इसका मतलब ये है कि क्या उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय पा गए हैं। और अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय पा गए हैं तो फिर अपने आप को इनकलाबी पार्टी और चेंज के नाम पे आने वाला जो वो साबित करना चाहते हैं, तो उसकी नफी की जा रही है। इनकलाबी पार्टी तो वो होती है कि वो अपने नजरियात से पीछे एक कदम भी नहीं हटती और उस पर कायम रहते हैं। तो फिर कहाँ गया रेवोल्यूशन, कहाँ गई चेंज, कहाँ गई वो चीज जिसके लिए कि हम इस मुल्क की तकदीर बदल रहे हैं और तब्दीली ला रहे हैं। तो अंडरस्टूड है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन हालात में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उस वक्त तक आपके मामला तब्दील नहीं होते। आप देख लें पीछे कितनी गवर्नमेंट्स चेंज हुई, कितनी शख्सियात तब्दील हुई, किसका जाना ठहरा, किसको लाया गया, कैसे वो आए, वो सारे एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार हो गए हैं। तो फिर ये अपनी बात की नफी करे नजरियाती हवाले से। अच्छा हसन साहब, ये जो उस्मान डार साहब और सदाकत अब्बासी साहब के जो भी इंटरव्यूज़ आए हैं सामने, उनके बयानात हैं, ये बताइए इनकी कानूनी, उन्होंने बड़े इल्ज़ामात भी लगाए हैं चेयरमैन पीटीआई पर, तो उनके बयानात की कानूनी हैसियत क्या है और क्या इन बयानात के बाद मजीद मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा चेयरमैन पीटीआई? देखिए, उनके बयानात जो है वो अगर तो वॉलंटियरली इस तरह आते कि वो कहीं किसी ने नहीं लेकर गए, कोई उठा के नहीं लेके गया अननोन प्लेस पे, अननोन पर्सन्स, तो अगर उनकी स्टेटमेंट्स आती तो फिर एक बात बनती थी, वजन था। लेकिन जब
ये कोई अननोन मकाम पे अननोन लोग लेके चले गए, 15-20 दिन, 2 हफ्ते, 1 हफ्ता रखा और वो फिर वापस आ गए और कहते हैं जी कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। कहने का मकसद ये है सर, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, मेरे अगर भाई अहमद अवैस साहब नाराज ना हो, कि असल में जिस तरीके से एक आर्टिफिशियल मकबूलियत दिलाई गई पीटीआई के चेयरमैन साहब को, कि आप देख लें कि अप्रैल 2022 तक वो एक पेज पे बात करते थे जी कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे हैं। यकदम 6 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर वो इनकलाबी पार्टी बन के आ गई जी, जनाब हम तो एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारी ठीक। बातें। मीनिंग देयर बाई कि एक तो ना खुद उनके कंसेप्ट क्लियर है, ना उनके जो वर्कर्स हैं, जो लीडरान हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर है। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी अगर एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के चेयरमैन साहब पे हाथ रखे शफकत का, तो वो सब चीज ठीक हो जाएगी, एक पेज पे आ जाएंगे और मामला ठीक हो जाएंगे। नजरियाती ठीक है। जो होती है कारकुनों की तरबियत, जो नजरियाती उनको उन नजरियाती तौर पे उनको ग्रूम किया जाता है, उसकी कमी उसकी हमने कमी नजर महसूस आई की है तरीके अब्दुल्ला हमीद इंसाफ गुल के साहब, आगे बढ़ूंगा जो मैं। वर्कर्स हैं उनमें, अब्दुल्ला साहब, उनकी ग्रूमिंग उस हवाले से नहीं हो सकी। राइट सर, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अब जो बड़े केसेस चल रहे हैं, खासतौर पर 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्विस हैं, क्या निगरान हुकूमत के दौर में इन तमाम लोगों को सजाएं सुना दी जाएंगी? देखिए जी, ये बड़ा अहम मामला है। इसके ऊपर जो अभी बात हो रही थी, मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से घाव लगाया गया है वो भूलने वाली नहीं है, और ये किसी फर्द वाहिद को नहीं लगा, ये एक पूरे इदारे को लगा है, जिसमें सिपाही से लेके उसका सीनियर तरीन अफसर शामिल है। ना ये एक दिन के अंदर लगा है और ना ये एक दिन में उतरेगा, ये बात तो बड़ी तय है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे असद कैसर साहब की इस बात के अंदर कोई सदाकत है, और ये गाहे बगाहे इस किस्म की बातें करते रहते हैं। लेकिन ये आप देख लें कि ये हालात बहुत सीरियस हैं जी। और बिल्कुल सजाएं हो सकती हैं। और सिर्फ एक सूरत है, अगर तो पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल कोई फैसला कर लिया है, जो कि अभी ऑन गोइंग सिचुएशन है इसराइल और फलस्तीन के माबैन, जी। फिर तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ शफकत हर जगह हो सकती है, चाहे वो मुखालफीन हो, चाहे वो पीडीएम की जमातें हों। लेकिन राइट, अगर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है तो बिल्कुल। ये मुझे जो ऐसा आपने जिक्र कुछ किया है, क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है अब्दुल्ला साहब, ये जो फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी की आपने जिक्र किया है, इस पे मैं छोटा सा कमेंट चाहूंगा आपका। ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, मुस्लिम ममालिक खुलेआम हिमायत क्यों नहीं कर पा रहे और उनकी तरफ से उतने सख्त अल्फाज सामने क्यों नहीं आ रहे? आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में ये मामला कहाँ जाएगा अब? आने वाले दिनों में अवाम जो है अपने लीडरान के ऊपर दबाव डालेगी इतना ज्यादा कि इनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो ये तूल पकड़ता नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इलाकाई जो वहाँ स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जो जिहादी मूवमेंट्स हैं, वो इसको ज्वाइन कर लेंगी। और अगर इसके अंदर मजीद तकवीत हुई और मजीद इसके अंदर जो वक्त है वो गुजरा, तो रशिया और चाइना अमेरिका को हजीमत का शिकार करने के लिए इसमें कूद पड़ेंगे। एक चीज नवाज शरीफ साहब के लिए भी जरूर बोल दूं, जी। नवाज शरीफ साहब के लिए कहा जा रहा है वो आ रहे हैं और उनके पास एक खास पैकेज है मईशत के हवाले से, और उनके पास एक जादुई छड़ी है जिसको वो घुमाएंगे और सीधा हो जाएगा। सिर्फ एक मासूमाना सा सवाल यह है कि ये चीज उन्होंने अपने 16 महीने अपने प्यारे छोटे भाई शहबाज शरीफ को क्यों नहीं दी, जबकि वो एक छड़ी अगर घुमाते तो शायद है कि मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आ जाती। लेकिन अभी हनूज दिल्ली दूरस्त, चाहे वो आपके इलेक्शन हो, चाहे वो आपके पीटीआई के साथ मामलात हो, या चाहे वो पाकिस्तान की रिकग्निशन हो इसराइल के हवाले से, या कोई और ऐसा बड़ा राइट। इल्जाम, अभी ये कहना कबल वक्त होगा। सजा जरूर मिलेगी। 9 मई के लोगों को ठीक। छोड़ा किसी सूरत नहीं जाएगा, जो है ना अहमद अवैस इनको सजा मिलेगी। अहमद अवैस साहब, फ़लस्तीन इसराइल जंग ये कहाँ जा रही है और पाकिस्तान की इसमें क्या पॉलिसी होनी चाहिए? बड़ी बात है, पॉलिसी होनी चाहिए जो नहीं नज़र आ रही। लूकवार्म पॉलिसी है, या ये ऐसा वक्त है, क्योंकि पहले जो फ़लस्तीन में आपने देखा कि वो हमास ने भी और
हिजबुल्लाह उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर इतना एग्रेसिव स्टेप लिया है और फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए, एक आज़ाद रियासत बनाने के लिए। तो ये वक्त है कि अगर मुस्लिम पूरी उम्मा जो है, मुस्लिम ब्लॉक जो है वो सब यकजा हो जाए अगर, और यहाँ पे थ्रेट करें कि हम उनको जो वहाँ पे फंसे हुए हैं पैलेस्टीनियन और जिनके ऊपर वो बमबारी कर रहे हैं, अगर नहीं रोकेंगे तो ये उनको रसद सामान भी पहुँचाएंगे और इसके लिए एक यूनिफाइड फ़ौज भी तैयार की जा सकती है। थ्रेट करना चाहिए, ये वक्त है। क्योंकि देखिए अल्लामा ने कहा था कि अफसोस साद अफसोस के शाही ना बना तू, देखे ना तेरी आँख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी के सज़ा मर्ग मफाजात। तो ये वक्त है कि यहाँ पे उनकी अगर हेल्प करें तो सबकी आंखें खोलेंगी। अमेरिका जो आउटराइटली कह रहा है कि जी हम उनको सपोर्ट करेंगे, अभी सऊदी अरेबिया ने भी अपनी पॉलिसी पहले से बदली है, लेकिन यहाँ पे अगर मुस्लिम उम्मा खड़ी हो जाती है तो यकीनन ये एक पॉजिटिव स्टेप आएगा और इसका एक पॉलिटिकल हल निकल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपका, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब आपका, बहुत शुक्रिया, और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।